किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती की बात ये होती है कि उसका शौहर उसके किरदार पर शक करे। आसिफ के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। आज रात के 8 बजे हस्बे मामूल मैं और आसिफ अपने अपने काम में मगन थे कि मेरे फोन पर किसी का मैसेज आया। आसिफ ने घूर कर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फोन अपने पास रख लिया। आसिफ कहने लगे, अपना फोन मुझे दो, देखूं तो किसका मैसेज है। मैंने कहा, नहीं दिखाऊंगी, तुम खामखा मुझ पर शक करते हो। मुझ पर अब यकीन करना ही पड़ेगा, वरना मुझे छोड़ दो। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी अभी फोन न दिया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं। दे दो तलाक, अच्छा हो जाएगा, मेरी जान छूटे तुमसे। मुझे भी शौक नहीं ऐसे शकी मर्द के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। बस ये कहना था कि आसिफ को गुस्सा आ गया। इन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में बकते झकते घर से चले गए। मैं तो सोचती रह गई कि आसिफ किस कदर बेअतबार शख्स था। फोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था। तब पछताने लगी कि काश उनको दिखा दिया होता। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर न था। अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं, तो आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी 2 साल की रफाकत थी और इन 2 सालों को हमने मोहब्बत से बिताया था, मगर आज मामूली सी बात पर वो बेवफा मुझे छोड़कर चला गया। उस वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत न पड़ी कि वालिदैन के घर जाऊं, वो भी इस गमगीन हालत में मुझे देखकर यकीनन परेशान। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि आसिफ भी जल्द या बदेर घर लौट आएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से आसिफ के कदमों की आवाज आई। यकीनन वो अब पछता रहा होगा, मैंने दिल में सोचा, मगर वो तो मेरे कमरे की तरफ भी ना आया। आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। बल्ब बंद होने की आवाज आई तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने पत्थर सा गिरा दिया। वो सो गया था, यकीनन उसने सुबह सवेरे ही उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में हमारी शादी की यादें चल रही थीं। कैसे आसिफ ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था। आसिफ मुझे बेपनाह चाहते थे। इन्होंने मुझे एक नज़र ही देखा और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर भेजकर रिश्ता भेजा। मेरे वालिदैन के इनकार पर इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। तब माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और आसिफ के माँ बाप की दरख्वास्त पर मेरा रिश्ता उनके साथ कर दिया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी सिवाय इसके कि वो खानदान से बाहर के लोग थे, और हमारे खानदान में ज्यादातर तरजीह इसी चीज को दी जाती कि लड़का अपने खानदान का हो। बहरहाल आसिफ की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में खत्म हो गई। मैं उन्हीं यादों को याद करके रो रही थी कि इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अब शर्मिंदा हो रहे थे। दरवाजा खोलो नगीन, मुझे अपनी बात का बहुत दुख है। खुदा के लिए ऐसे मत करो, अब बस कर दो लड़ाई। आसिफ, आप समझ नहीं रहे, ये मामूल की लड़ाई नहीं है। हमारी तलाक हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अब आपके सामने आ जाऊंगी? मैंने रोते हुए कहा। उनकी आवाज भी भरा गई थी। काफी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाजा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक मर्द की वजह से अल्लाह की नजर में गुनहगार हो जाऊं। मैंने दरवाजा न खोला। थक हार कर वो भी बैठ गए। सुबह हुई तो मैंने देखा घर में मुकम्मल खामोशी थी। ये सोचकर कि वो ऑफिस चले गए होंगे, मैंने दरवाजा खोला। किचन में आई ताकि कुछ खा पी कर अपने घर जा सकूं। इतने में आसिफ भी आ गए। इनका अंदाज वालेहाना था। वो तो अभी मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी हुदूद का इल्म था। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान वगैरह उठाया। जाने लगी तो एक बार फिर मिन्नत की। बोले, हमारी तलाक का किसी को इल्म नहीं। ऐसी गलतियां तो मर्दों से हो जाती हैं। तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। हम इस मसले का कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे।
मगर मैंने गवारा न किया कि एक गैर मर्द के साथ एक ही छत तक तले रहूं। सो मैं अपना सामान लेकर माँ बाप के घर आ गई। अम्मा अब्बा की पहले ही परेशानियां हजार थीं। ये लोग कुछ इस अंदाज में मिले कि मैं इन्हें अपने तलाक का बता न सकी। अम्मी ने पूछा तो कहा कि आसिफ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मैं अकेली थी इसलिए इधर आ गई। अम्मी अब्बू को तो मैंने मुतमईन कर दिया था, मगर मेरा दिल खुद बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं आसिफ के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर अभी तक किसी को अपना गम न बताया था। अम्मी अब्बू को भी हकीकत का इल्म नहीं था, मगर दिल को यही सोच खाई जा रही थी कि मैं यहाँ कितनी देर रहूंगी। एक न एक दिन तो इन्हें पता चल ही जाएगा। फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो ही रही थी कि आसिफ का फोन आ गया। वो अब भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद समझ न आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा उनके साथ बीवी बनकर रहूं। आसिफ के मजबूर करने पर भी ना मानी तो इन्होंने अनोखी बात कही। बोले, अब अगर तुम एक हफ्ते के अंदर घर ना वापस आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई, मगर अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था कि मैं किसी किस्म का हक जताती। मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर ले, मैं तो उम्र भर आप ही के नाम पर बैठी रहूंगी। ये सुनकर आसिफ भी बेताब हो गए। इनको मेरी मोहब्बत का इल्म हो गया था कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, तुम तो शहर से बाहर गए थे। नादिम होकर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और नगीन को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात दोनों के बीच क्या हो चुका है, तब भी मैंने इनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी, बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। आसिफ भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया कि अभी घर से निकल जाऊंगी, आसिफ के साथ घर से निकलूंगी, फिर किसी दारुल अमान में पनाह ले लूंगी। तभी उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। आसिफ बड़े नादिम थे। कहने लगे कि मैंने इस सब का हल सोच लिया है। हम दोबारा मियाँ बीवी के रिश्ते में बन सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा तावन करो। कैसा तावन आसिफ? मैंने उन्हें हैरत से देखा। तुम तो जानती हो, जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो दूसरे शख्स के तलाक देने के बाद हम दोबारा एक हो सकते हैं। आसिफ की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। आसिफ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूं और फिर उसके साथ चंद दिन रह भी लूं? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं। आपने ये बात सोची भी कैसे? मैं उनकी संगदिली देखकर रो पड़ी। समझने की कोशिश करो नगीन, तुमसे ज्यादा मुश्किल बात ये मेरे लिए है। एक मर्द ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे? लेकिन ये कुदरत का कानून है। उसने मर्द के गुस्से की सजा यही तजवीज की है कि वो अपनी गैरत पर ये बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई। काश इस बात का अंदाजा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जरा सा शकी मिजाज हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता। आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। आसिफ अपनी गलती का इल्जाम मुझे दे रहे थे। बहरहाल गाड़ी का सफर खत्म हो गया। आसिफ ने गाड़ी रोकी, मुझे घर के अंदर चलने का कहा। मैंने कहा मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में ड्रॉप कर कहानी सुना डाली। बोले, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है। उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो यतीम है, मुझे अपना बड़ा मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। आसिफ की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। वो तुम्हें वक्त पर तलाक दे देगा, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो? चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आसिफ मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनकी 17 साला मुलाजिम से निकाह कर लूं और फिर हम दोबारा उसी रिश्ते में बन जाएं, जबकि मैं इस सब पर राजी न थी। तब आसिफ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा न किया तो वो अपनी जान दे देंगे और जिंदगी भर में तड़पती रोती रहूंगी। मैं उनकी जुनूनी तबीयत से वाकिफ थी।
مجبور ہو کر میں نے سر جھکا لیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آصف نے گاڑی اگلے موڑ پر ڈال دی۔ وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہم ان کے آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو اپنے آفس بلا لیا۔ 15 منٹ کے بعد ایک دبلا پتلا سا نوجوان بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور مجھے دیکھنے کا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا اتنا بھی معصوم اور تابع دار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ لوگوں پر بھروسہ کرتے آئے تھے، مگر لوگ انہیں عین وقت پر دھوکہ دے دیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تب بھی ہوا جب آصف کے ساری بات سمجھانے پر لڑکے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی ہر بات منوا سکتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ آصف کو بلیک میل کرے گا۔ اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی عامیانہ تھا اور وہ کافی مطلبی لگتا تھا، مگر آصف کو نہ جانے کیوں اس پر بھروسہ تھا۔ میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آصف گاڑی چلا رہے تھے۔ یہ لڑکا ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی عدیل میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہے۔ علامہ عدیل اور ان کی بیوی کو تقریباً ہمارے سارا محلہ ہی جانتا تھا، مگر وہ ہمیں نہ جانتے تھے۔ ان کے گھر پہنچ کر ہم نے دروازے پر دستک دی۔ مولوی عدیل نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ تب میرے شوہر نے ان کو ایک فرسی کہانی گھڑ کر سنا دی۔ کہا کہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا سرپرست بن کر انہیں ایک پاک اور مقدس رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں، اس لیے آپ ان کا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب کو ساری حقیقت معلوم نہ تھی، جبکہ میرے بہتے آنسو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں۔ میں نے ان کو حامی بھر لی۔ اپنے شوہر کی باتوں کے خوف سے میں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، مگر مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تب اندر سے مولوی صاحب کی بیوی آ گئی، بولی لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں۔ علامہ صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی انہیں کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بیٹی، تم اور تمہارا شوہر کس جہاں میں رہتے ہو؟ تم لوگ مسلمان بھی ہو یا بس کلمہ پڑھا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم ہونا چاہیے، نہ کہ ہر ایرے غیرے سے پوچھ لے۔ اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ طلاق کی عدت پوری کیے بغیر عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا اسے اتنی سی بات نہیں معلوم؟ اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میاں بیوی طلاق کے بعد بھی 3 مہینے تک آپس میں رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ کیا تم نے اپنے شوہر کو یہ بات بھی نہیں بتائی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی دین کی تعلیم حاصل کرنے کی یا دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور آصف کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی کمزور تھے۔ البتہ مجھے موٹی موٹی چیزوں کا علم تھا جن پر میں عمل بھی کرتی تھی۔ اسی دوران میری طبیعت خراب ہوئی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں۔ ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھل گئے۔ لو بھائی، تمہاری تو نہیں ہوئی، تم تو امید سے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی، کیونکہ اس بارے میں میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تب انہوں نے تصدیق کے لیے ساتھ ہی محلے سے دائی کو بلوایا۔ اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں پیٹ سے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی، باہر کا دروازہ کھولا اور اپنے شوہر کو جا کر ساری بات بتا دی۔ مولوی عدیل یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنا دی اور بولے، دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو کم از کم انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تم اگر اپنی بیوی کا حلالہ کروانے جا ہی رہے تھے تو کم از کم مجھے آگاہ کر دیتے، بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی بات درست تھی۔ میرے شوہر آصف اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے،
वो अपने दोस्त से सुनकर मेरा निकाह तो करवाने चले थे, मगर इन्होंने इस बात को जानने की जहमत गवारा नहीं की कि शर्त और कवायद होते हैं। खैर, जब आसिफ को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। मौलवी साहिब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हम लोग घर आ गए। हमारी नज़र में तो हमारा मसला हल हो चुका था। मैं और आसिफ एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी है उसका खमियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आता था, उसने हमारे घर जाने के बाद अपनी बेइज्जती और तौहीन ख्याल करते हुए पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि आसिफ और नगीन के माबेन तलाक हो चुकी है, और ये भी कि हम लोग उसे हलाला के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में आसिफ मुझे मैके लेकर गए थे। वहाँ जाकर हमारे 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब आसिफ अपने ऑफिस गए तो लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि इन्होंने नगीन को तलाक दे दी है। तब आसिफ को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम। फिर उस लड़के की नौकरी छोड़ने की खबर ने उन पर ये बात वाज़ेह कर दी कि उसी आस्तीन के सांप ने इनको डसा है और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे कि हम दोनों के माबेन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी साथ रह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहिब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे। फिर मैं भी उम्मीद से थी, मगर आसिफ चूंकि अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा बारोब शख्सियत थे, इन्होंने जल्द ही इन मामलात पर काबू पा लिया। मगर पहुंचते पहुंचते ये खबर मेरे मैके तक पहुंची तो एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल भी कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने उन्हें बताया न था। तब मैंने अम्मी अब्बू को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारे माबेन जो मामलात हुए थे वो कहें। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मुफ्ती साहिब कोई फतवा देते और हमें उस पर अमल करने का कहते, मगर खुदा का शुक्र कि हमें अल्लाह ने उस सज़ा से बचा लिया जो हर तलाक देने वाले मर्द के लिए रखी गई है। इस बात को गुजरे अब 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और बेटी के वालिदैन बन चुके हैं, मगर आसिफ अब भी अपनी गलती पर नादिम है। कहते हैं, अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी जिंदगी में कभी दोबारा जी न पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार अब भी हूँ और तमाम उम्र रहूंगा।